ABC कंपनी नहीं बोलना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म बोलना चाहिए। तो ABC एंड एसोसिएट हमारी क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, जिस पार्टनरशिप फर्म का नाम है ABC एसोसिएट्स। ये पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही ना, डिसॉल्व हो रही है, मतलब डिसोल्यूशन हो रहा है इसका। कहने का मतलब ये बंद हो रही है, वाइंडिंग अप पे जा रही है। कंपनी को वाइंडिंग अप बोलते हैं, पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन बोलते हैं। किस पे जा रही है, डिसोल्यूशन पे जा रही। क्यों जा रही है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। हमारे पार्टनर्स के बीच में बहुत बहस हो रही थी, अनबन हो रही थी, जिसके चलते कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब आप अपने पार्टनरशिप फर्म को ही क्या कर दो, बंद कर दो। तो कई बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, कई बार आपके टारगेट्स, आपका जो बनाया हुआ पर्टिकुलर पार्टनरशिप था, जिस नाम से आपने पार्टनरशिप फर्म को ओपन किया था, वो पार्टनरशिप फर्म का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो कई बार आपका क्या रहता है बेटा कि आपके बिजनेस का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने जिस पर्पज़ से बिजनेस को ओपन किया था वो पर्पज़ कंप्लीट हो चुका है। अब आप बिजनेस को बंद करना चाहते, तो हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप था आपका। क्या था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप था, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप साथ में आए थे, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप साथ में आए थे, और वो कंप्लीट हो गया आपका। या फिर आप अपनी मर्जी से क्या करना चाहते हो, पार्टनर्स एट विल बंद करना चाहते हो। इन तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है डिसोल्यूशन करने का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बड़ा टर्म है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर से। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर मतलब होता है दो पार्टनर, तीन पार्टनर थे, एक पार्टनर या तो रिटायर कर गया या तो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो जो बचे हुए पार्टनर हैं वो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फर्म में और मे नॉट कंटिन्यू। यहां पे ऑप्शन होता है किस केस में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स के में। जब पार्टनर्स का डिसोल्यूशन होता है तो उसका मतलब रिटायरमेंट और डेथ होता है। उसमें बचे हुए पार्टनर चाहे तो अपना बिजनेस को मे और मे नॉट कंटिन्यू कर सकते हैं, चला सकते हैं। चाहे तो चला सकते हैं, ना चाहे तो नहीं चलाएं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक ब्रॉडर टर्म होता है। ये हो गया इसका मतलब कि अब फर्म तो बची ही नहीं है, अब फर्म को क्या करना है, लिक्विडेशन में भेजना है। एंड व्हाट इज लिक्विडेशन, ये एक वर्ड आप लोग सुन रहे होगे। क्या होता है लिक्विडेशन, मतलब अब फर्म को भेजना है हमको किसके पास, एक वैल्यूअर के पास भेजना है। किसके पास भेजना है, वैल्यूअर के पास भेजना है, जो ऑक्शन कराएगी, हमारे सारे एसेट्स की क्या लगवाएगी, बोलियां लगवाएगी। और बोलियां लगवा करके सारे पैसे रिसीव करने के बाद, कैश रिसीव करने के बाद क्या करेगी, पेमेंट करेगी। किस तरीके से पेमेंट करेगी, तो इन चार तरीकों से पेमेंट करेगी। बता रहा हूँ, एक सेकंड, एक बार ये लिंक फॉरवर्ड कर दूं एक बच्चे को भी। किस तरीके से पेमेंट करेगी, सबसे पहले एक्सटर्नल लोन का, एक्सटर्नल लोन, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज का, फिर इंटरनल लोन्स का, फिर इंटरनल लायबिलिटीज मतलब कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटीज मतलब कैपिटल का। इन फॉर्म में सीक्वेंस में पे करेगी जो मिला हुआ पैसा है। और ये पैसा जो आखिरी में बचा ना, वो सारा पैसा किसको दे देगी, कैपिटल को ही दे देगी, ज़्यादा बच गया तो भी। और इस तरीके से अपने बिजनेस को बंद करके चले जाएंगे। हम इस पूरे डिसोल्यूशन में क्या सीखने वाले हैं, वाइंडिंग अप के समय पे हमको कितने अकाउंट्स बनाने। सबसे पहले एक ऐसा अकाउंट बनाना है जहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज़ करेंगे। इसलिए इस अकाउंट का नाम पड़ता है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या पड़ता है बेटा नाम, रियलाइजेशन अकाउंट। अब बेटा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए
जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे हम इसको समझ सकते हैं। जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, ये 3 फॉर्मेट में बनता है। 3 तरीके से ये अकाउंट को क्रिएट किया जाता है, मतलब इसमें 3 स्टेजेस हैं। इसमें कोई नॉर्मल एक रूल नहीं लगेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। इस पर क्या है ना, 3 रूल्स लगेंगे। सबसे पहला स्टेज जो है ना बेटा रियलाइजेशन अकाउंट का, वो है कि आप पहले एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करो, ट्रांसफ़र कर दो। सबसे पहले आप क्या कर दो, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दो। अब अगर बेटा प्यारे बच्चों ध्यान दोगे तो एसेट्स के पास कौन सा बैलेंस होता है, एसेट्स के पास होता है डेबिट बैलेंस। एसेट्स के पास होता है डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटीज़ के पास कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी हमारे पास में एसेट्स हैं सबको हम डेबिट से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे ट्रांसफ़र करने वाले दिन। पर बेटा थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बातें हैं, किन किन चीज़ों को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब बेटा देखो इसमें क्या क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है पहला। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो डिसोल्यूशन में तो क्या क्या हम बनाते हैं, तो सबसे पहला अकाउंट हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट हम बना लेते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा अकाउंट बेटा हम बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट। आप बोलोगे सर एक लोन अकाउंट भी बनाते हैं। हाँ बेटा लोन अकाउंट भी क्रिएट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के बाद ही क्रिएट किया जाता है। पर ये बेसिकली ना, ये वाला जो अकाउंट होता है ना, ये मैं क्रिएट करता हूँ कब, जब मैं पार्टनर्स कैपिटल में उसके बैलेंस को नहीं डालता हूँ। हाँ बोल बोल। नहीं नहीं बताना। हाँ 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 हो बिल्कुल। हम्म। कर लेना। अरे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म हम्म। हाँ मैं क्या बोल रहा था बेटा, तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट। लोन अकाउंट जो है ना मैं अलग से नहीं दिखाना चाहता। इसलिए नहीं दिखाना चाहता लोन अकाउंट को मैं अलग से, क्योंकि ना मैं अपना काम नहीं बढ़ाना चाहता, यहीं से मेरा काम जुगाड़ में हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। और आंसर सही है, अलग से नहीं दिखाओगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा आंसर सही रहेगा, चिंता मत करो। तो भाई अभी बना रहा हूँ रियलाइजेशन, अभी बना रहा हूँ क्या, रियलाइजेशन। हर एसेट्स के पास डेबिट बैलेंस है, एसेट्स को डेबिट से क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो क्या एंट्री बनती है बोलना ज़रा सर, टू सन्ड्री एसेट्स। तो डेबिट में कौन आ गया, किसको पैसा दे रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आ गया, टू सन्ड्री एसेट्स। मतलब सारे एसेट्स जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं वो सब ट्रांसफ़र करके यहाँ आ जाएंगे बेटा। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, खुद कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, कोई करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है वो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाता है, और गुडविल में थोड़ा सा लड़ाई है। ओल गुडविल में कई बार यहाँ भी आ जाता है, कई बार हम पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ कर देते हैं। टीएस ग्रिवाल में दोनों ही चीज़ किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन में गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है पार्टनर्स कैपिटल में डाल करके डेबिट साइड में, कुछ क्वेश्चंस में क्या किया है वो रियलाइजेशन में भेज दिए। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ दिखा दो तो वहाँ मत बांटना, वहाँ बांट दोगे तो यहाँ मत दिखाना, दोनों ही चलेगा। और ऐसे ही सन्ड्री लायबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़। अब पता है नीचे मैं एंट्री क्यों रहने दिया, क्योंकि अभी जनरल एंट्री समझाऊंगा उनके एसेट्स की रियलाइज़ की और पेमेंट करने की, इसलिए रहने दिया हूँ। अब बेटा सन्ड्री लायबिलिटीज़ की क्या एंट्री, क्या क्या चीज़ें हम ट्रांसफ़र करेंगे और क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो बेटा सन्ड्री लायबिलिटीज़ में जो मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, दूसरा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट का बैलेंस,
तीसरा तुम लोग तो याद दिलाने से नहीं रहे है ना। वर्कमेन कंपनसेशन। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, इन सारी चीज़ों को यहाँ नहीं दिखाऊंगा। कहाँ दिखाऊंगा? पार्टनर्स कैपिटल में। तो वहाँ आने वाली चीज़ें यहाँ नहीं दिखाऊंगा। लेकिन लड़ाई है वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में, कि अगर उसका क्लेम व्लेम दिया होगा क्वेश्चन में ना, तो या उनका कुछ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जा रही, कम में बिकी, तो भाई उसको हम यही दिखाएंगे, उसको हम यही दिखाएंगे, वहाँ नहीं दिखाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल है, फिर वो रियलाइजेशन में ही रहेगा। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी यहीं रहेगा, डेटर भी यहीं रहेगा, ठीक है। अब जब आप लाइबिलिटीज़ का बेटा पेमेंट करोगे तो आप क्या एंट्री बनाओगे? ये तो ट्रांसफ़र की एंट्री बन चुकी थी। तो जब पेमेंट करोगे आप लाइबिलिटीज़ का, तो आप सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को डेबिट नहीं कर सकते हो। आप सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू बैंक नहीं कर सकते हो। हाँ, टू बैंक तो करोगे आप, क्योंकि आपकी जेब से क्या जा रहा है? बीइंग द लाइबिलिटीज़ पेड, बीइंग द लाइबिलिटीज़ पेड। लेकिन डेबिट में कौन पड़ा हुआ है? सॉरी, डेबिट बोलता हूँ, क्रेडिट में कौन पड़ा हुआ है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्रेडिट से डेबिट भी कौन होगा? वही रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा। ये कैसे हुआ, इसको यहाँ समझो एसेट से। देखो भाई, सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस किसके पास पड़ा था? रियलाइजेशन के पास पड़ा था। डेबिट में कौन था? रियलाइजेशन था। आज जब एसेट्स को बेच दिया जाएगा तो आपके पास में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, डेबिट में कौन है? क्या एसेट्स डेबिट में है? नहीं है सर, एसेट्स डेबिट में, डेबिट में तो कौन है? रियलाइजेशन। तो क्रेडिट कौन होगा? जो डेबिट में था वही क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक टू रियलाइजेशन, ये किस चीज़ की एंट्री है? बीइंग द एसेट्स सोल्ड, सेल्स की एंट्री है ये। तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के, सुन लो ध्यान से फिर से क्या बोल रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं बाय बैंक करके लिखने वाला हूँ किस चीज़ की एंट्री? एसेट्स को बेचने की एंट्री। और यहीं पे बैंक अकाउंट की जगह क्या आ जाता? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ जाता, अगर कोई पार्टनर ले लिया तो। वैसे ही अगर पार्टनर हमारे बिहाफ में अगर कोई लायबिलिटी को पे कर दिया है तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो जाता, बैंक की जगह पार्टनर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हो जाता। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये सेकंड स्टेज है। पहला स्टेज था एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना, दूसरा स्टेज है जहाँ पे आपको एसेट्स रियलाइज्ड हो जाएंगे, या फिर इसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा। और यहाँ पे क्या लिखूँगा? एसेट्स रियलाइज्ड। बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर जो एसेट्स के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन बनाते समय बोला रहेगा कि ये एसेट्स बिक रहे हैं, इतने में उतना ही बिका मानना। क्योंकि अगर आपका 10 लाख का एसेट्स है, आपने 8 लाख में बेच दिया तो 8 ही लाख रुपए मानो। 2 लाख का लॉस तो पहले ही बुक में रिकॉर्ड हो गया, आपको 2 लाख अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 10 लाख रुपए का आपका लॉस था, 8 लाख रुपए की आपकी क्या थी? इनकम मान लिए थे। देखो क्रेडिट साइड क्या होता है? इनकम होता है, और डेबिट साइड क्या होता है? लॉसेज होते हैं। तो 8 लाख रुपए का आपने पहले ही क्या मान लिया है? इनकम मान लिया। और 10 लाख का आपने पहले ही क्या मान लिया था? लॉस मान लिया था। 10 लाख का पहले लॉस मान लिया, 8 लाख की अभी इनकम मान ली, तो 2 लाख का नेट लॉस अभी भी बुक्स में क्या है? रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। उसको आपको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आपने एसेट्स को लॉस मान लिया था, लाइबिलिटी को इनकम, और अब उसका उल्टा कर रहे हो रियलाइजेशन में। देखो अब लाइबिलिटीज का जब पेमेंट करे तो क्या एंट्री बनाए? रियलाइजेशन टू बैंक या पार्टनर कैपिटल? रियलाइजेशन टू बैंक, या अगर कोई पार्टनर आपके बिहाफ में दे दिए तो पार्टनर कैपिटल। और ये किस चीज़ की एंट्री है? रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री भी यही बनेगी, और लाइबिलिटीज़ का पे करने की एंट्री भी यही बनेगी। अब कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अगर अनरिकॉग्नाइज्ड थे और उसका पेमेंट मिल जाता है तो यहाँ आ जाएगा एसेट्स रियलाइज्ड, चाहे वो
आपके ट्रांसफरेबल एसेट्स हों या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हों, फर्क नहीं पड़ता, आप उतने का फ़ायदा भी बना लिए क्रेडिट में दिखा के, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही अगर आपका एसेट्स जो है वो ट्रांसफ़र होकर लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होकर आई हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो, उसका भी अमाउंट यहीं आ जाएगा। कहाँ? रियलाइजेशन में। इसी प्रकार से बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला है लायबिलिटी के बारे में, तो जितनी उसकी बुक वैल्यू है ना, जितने में वो रिकॉर्डेड है, पूरा बुक वैल्यू से 100% रीपेमेंट कर देना। 100% क्या कर देना? रीपेमेंट कर देना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एसेट्स था 10 लाख का, उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कितने में बिका है वो। बोलो ना रे, कितने में बिका है? क्या एज्यूम कर लेंगे? क्या लिखा है मैंने? नील। नील क्या लिखा है? नील मतलब जीरो में बिका है, ये एज्यूम कर लेंगे। क्या बोला, समझ में आया? अगर कोई एसेट्स आपको दे दिया है कि इतने रुपए की एसेट थी और अब वो नहीं बिकी है, कुछ नहीं बोला उसके बारे में, तो हम ये मान लेंगे कि वो जीरो में बिकी। लेकिन अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं भी बोला है ना, तो आपको उसको 100% सारी लायबिलिटीज का रीपेमेंट करना पड़ेगा बुक वैल्यू के हिसाब से। यही एज्यूम करके चलते हैं हम डिसोल्यूशन में। इतना कर लेने के बाद तीसरा स्टेज होता है बेटा किस चीज का? सरप्लस और डेफिसिट निकालने का। अगर मान लो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड में बेटा क्या आ जाएगा? टू सरप्लस। और ये हम बांट देंगे किसको? ए और बी पार्टनर्स, जो भी पार्टनर थे उनके कैपिटल अकाउंट में। और अगर यही मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा आता, डेबिट साइड ज़्यादा आता, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते बेटा? बाय डेफिसिट। और हम उतना पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से क्या कर देते? कम कर देते डेबिट साइड में, जब पार्टनर्स कैपिटल बनाते तो। और ये आपका बन जाता बेटा क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और कैश और बैंक अकाउंट बनाना तो बड़ा ही आसान है। तो अब इसका जो क्वेश्चन है वो एक बार आप लोग आज बना के देखिए, इसकी तैयारी कीजिए आप लोग। और मैंने एक YouTube में वीडियो अपलोड किया है डिसोल्यूशन का, बहुत प्यारा वीडियो है वो, 1 घंटे का। 2x में देख लो जा करके, 2x में उसको जाके देखो। और एक आप लोगों के लिए मैं अभी एक और काम कर रहा हूँ, मैं जो ये सेटअप कर रहा था बेटा, ये आपको बता दे रहा हूँ मैं आपके लिए ना, पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी का NCERT का यूट्यूब में लाइन टू लाइन अपलोड कर रहा हूँ, 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक। और ये आज से ही शुरू कर दूंगा, अभी रात से ही। हर दिन रिकॉर्ड होगा और हर दिन अब अपलोड होगा यूट्यूब में। तो उसको आप लोग वहाँ चैनल से देख लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। NCERT की लाइंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको समझ में आएगा कि ये जो कोहिनूर मैंने आपको प्रोवाइड कराया था ना 40 नंबर के लिए, ये कोहिनूर 40 में 40 दिन आने की कैपेसिटी रखेगा। बहुत बेहतरीन प्रिसाइज तरीके से पूरा NCERT लाइन टू लाइन कंप्लीट रहेगा। आराम से उसको 2x में देखना और कंप्लीट करना, और बस उसको सुन के भी चले जाओगे ना तो आपका काम हो जाएगा। मतलब लिख के प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट वो मैं आज से ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा, आज कल से ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा। अभी मैंने पेंडिंग वीडियो सारे आज अपलोड कर दिए, चैनल में जाके देखना। तो डिसोल्यूशन ये देखो, कल हम लोग डिसोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। कुछ और बातें डिसोल्यूशन की मैंने वीडियो में एक्स्ट्रा बताई है। यहाँ पे जो मैंने वीडियो में नहीं बताया था वो यही बात थी, ये वाली 100% रीपेमेंट कर लेने वाली बात। और अगर कोई एसेट्स के बारे में नहीं दिया है तो उसको हम नील में मान लेते हैं। ये मैं वो वीडियो में नहीं बता पाया था, वो वीडियो में ये बात छूट गई थी 75,000 का। तो इसकी जर्नल एंट्री बन गई, क्या जर्नल एंट्री बन गई? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू मोहन कैपिटल। ये बढ़ गया पैसा बढ़ गया पहला केस में। तो पहली एंट्री बड़ी आसान है। देखो तो भाई पहली एंट्री क्या बननी चाहिए मेरे हिसाब से, मैं शायद सही हूँ कि गलत बताइए। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू मोहन कैपिटल 75,000, 45,000 और 30,000। क्या ये सही है क्या बेटा? हाँ सर सही है। ठीक ठीक। सेकंड केस में देखिए क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व
60,000 बेटा जब भी लाइबिलिटी दी रहती ना तब रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन में भेजते हैं, तब रियलाइजेशन में भेजेंगे कब, जब उसकी लाइबिलिटी दी है ना तो वो चीज जो है वो कहाँ आ जाएगी, रियलाइजेशन में, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी हमको पे करनी पड़ेगी। भाई जो आपका कर्जा आ रहा है, लाइबिलिटी देखो, अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे, लाइबिलिटी बोलने का मतलब क्या होता है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। व्हाट इज लाइबिलिटी, इट इज वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। एम्प्लॉय का टांग टूट गया, ऊपर से नीचे गिर गया, अब उसके घर वाले आ रहे हैं 2 पैसा इलाज कराना है, तो हम बोल रहे हैं लो भैया ले जाओ जाओ। अब डिसोल्यूशन है ना, तो उस पैसे को हम अभी लाइबिलिटी बना के रखे हुए नहीं, तत्काल देते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जेब से रुपया पैसा मनी मनी हमारे जेब से क्या हो रहा है, जाते जा रहा है, उड़न छू 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 गायब हो गया पैसा। कहाँ चला गया, 35,000 हमारे जेब से चला गया। क्यों चला गया, अब वो क्लेम बन के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाएंगे उसको। अरे बैलेंस शीट ही नहीं बची है काका, जिसका जिसका पैसा है सबको दे दा के नक्की करना है। तो अब क्या एंट्री बनाए, तो पहले तो रिजर्व को बांटो, रिजर्व को पहले ट्रांसफर करो। अरे अभी तक क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल में बांटते थे ना, अब पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटेंगे। कब नहीं बांटेंगे भाई, याद रखना सर, तब नहीं बांटेंगे जब उसका क्लेम दिया होगा। जब क्लेम दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल में आने की जगह कौन से अकाउंट में आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। कौन से अकाउंट में आ जाएगा, रियलाइजेशन में। और बेटा प्यारे प्यारे बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक लायबिलिटी है, इसके पास में क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको डेबिट करते हैं। और कहाँ भेजेंगे इसका पैसा, रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी क्या आ गया है, अरे बोलो ना क्या आ गया, क्लेम आ गया है। तो इसको अभी हम कहाँ भेज देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में भेज दिया मैंने, क्या नाम से, टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जैसे बाकी सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर होके यहाँ आती थी ना, वैसे ही ये रिजर्व भी आ गया यहाँ पे। कितने रुपए का था, 60,000 का रिजर्व था, 60,000 का रिजर्व यहाँ आ गया। और मैंने एक गलती कर दी, पूछो क्या, क्रेडिट में आएगा। हाँ मैंने डेबिट में लिख दिया और कोई ध्यान भी नहीं दिया। एक बच्ची ने बस ध्यान दिया, अरे हट जा भाई, अरे हट जा। हाँ देखिए ये क्या हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ है, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। कितने से, 60,000 से। किस नाम से, बाय WCR, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन। जहाँ बाकी लाइबिलिटीज आती उनके साथ में, मैं उल्टा बोल दिया था, इधर लाइबिलिटीज उधर एसेट्स। चलिए ठीक है, अब सही हो गया। हाँ मुझे बताओ आगे, आगे क्या, आगे है सर क्लेम, आगे है क्लेम। जब क्लेम बोला ना सर स्टेज 2 में, हम क्या देख रहे हैं, उसके लिए लायबिलिटी थी, कितने की लायबिलिटी थी, 35,000 की लायबिलिटी थी, 35,000 की लायबिलिटी थी। और ये लायबिलिटी का पैसा हमको कहाँ से देना पड़ेगा। अब भाई आपने रिजर्व को भी रियलाइजेशन में भेज दिया है, तो जो घाटा हो गया आप रियलाइजेशन टू बैंक करके बिंग द लायबिलिटी पेड कर दो। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम का पैसा आपने दे दिया कैश में, कितने का था, 35,000 का था, 35,000 का, ये आपने दे दिया 35,000 रुपये। और अब या तो देखो बेटा 60,000 अगर यहाँ भेजे हो ना रियलाइजेशन में, तो यहीं से बढ़ जाएगा सारा पैसा पार्टनर्स को। बाद में अपने आप वो 60,000 का प्रॉफिट बना दिया ना बेटा आपने, देखो 60,000 का प्रॉफिट बना दिया है और 35,000 का क्या बना दिया आपने, लॉस बना दिया है। तो बचा हुआ पैसा अपने आप, अगर मान लो इतनी जानकारी होती क्वेश्चन में, सुन रहे हो प्यारे बच्चों, इतनी जानकारी होती तो 60,000 में से 35,000 रुपये कट गया तो कितना बचा बताओ, 25,000। 25,000 का क्या आ गया बेटा आपका, सरप्लस। अच्छा सरप्लस, सरप्लस इसको किसको बांट दो, पार्टनर्स को, 3:2 में। हाँ क्या नाम था उन लोग का, शिव और मोहन। शिव और मोहन।
तो कितना कितना हो गया ये? 10। 15,000 और 10,000। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या क्या बन गई? 3 ठो जनरल एंट्री बन गई। अच्छा, ये पहला तरीका है ना, ये पहला तरीका है। बुक में एक और तरीके से दिखा सकता है। आप लोग मेरे को बोलोगे कि सर ये तो, लेकिन उसके लिए मैं पहले 3 ठो जनरल एंट्री पोस्ट कर देता हूँ भाई, कर दूँ ना? यस सर। पहली एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन बैंक। कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन रे नलायक, रियलाइजेशन प्यारे बच्चों, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए भेजा बेटा मैंने? 60,000 रुपये। सेकेंड एंट्री में बेटा मैंने क्या किया है? पेमेंट कर दिया है। और बेटा नरेशन कौन लिखेगा? नरेशन कौन लिखेगा? नरेशन के बारे में तो तुम लोग पूछते ही नहीं हो रे। नरेशन नहीं लिख के आओगे ना तो चच्चा नंबर काटेगा। ऐसा तुम्हारा सीबीएसई में जो चेकर रहेगा चच्चा, कि तुम लोग भूल जाओगे। इसका नरेशन ये बनेगा क्या भैया? बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। बस आपने बोल दिया तो मैं लिख दिया। आप नहीं है मतलब? हाँ, बहुत सही, परफेक्ट। बीइंग द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, आपने बोल दिया ना, बात सही है, लिख दिया मैंने, एकदम सही, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए, अब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने बैंक टू बैंक करके पेमेंट किया है, जितने का क्लेम आया है। कितने का क्लेम था? 35,000। और तीसरा एंट्री, बेटा बड़े ध्यान से सुनना, तीसरा एंट्री क्या बन गया? अगर क्वेश्चन में इतनी ही जानकारी है, टू क्या नाम था? टू शिव कैपिटल, टू मोहन कैपिटल। अच्छा, सेकेंड वाली एंट्री का क्या नरेशन बनता? बीइंग द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी पेड। और यहाँ पे बीइंग द गेन ऑन रियलाइजेशन, या इसमें ऐसा भी लिख सकते थे, बीइंग द बैलेंस ऑफ रिजर्व इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कितने रुपए का बेटा? तो वही 25,000 का, 3:2 में 15,000 और 10,000। अब सुनो ध्यान से, एक तरीका तो ये, क्या ये तरीका यहाँ तक क्लियर हुआ? आप सभी को समझ में आया क्या? यस सर। का खर्चा था ना, मतलब एक तो तुम तो ये कर सकते हो, जो बताया पहला वाला समझ में आया ना, ये कर लेना, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा पूरा, ये कर सकते हो, ठीक है। अब जो दूसरा बता रहा हूं ना, वो चोचलेबाजी है। अब वो चोचलेबाजी है। बुक क्या किया होगा, मुझे लगता है यहां भेजा होगा 35,000 को। कितने, क्यों 35 भेजा मालूम? जितने का क्लेम आया ना, उतने का ही रिजर्व ट्रांसफर करते हैं बोला होगा, और फिर पैसा तो बचेगा नहीं बांटने के लिए। हट जा भाई। लो, जितने का क्या बोला मैं, जितने का क्लेम था उतना पैसा भेज दिया, ठीक है। तो यहां पे 60,000 की जगह कितना आ जाएगा? 35,000। और रियलाइजेशन टू बैंक हो गया फिर 35,000, ठीक है। दो एंट्री, पहली एंट्री ये वाली की एंट्री क्या बन गई? ये वाली जनरल एंट्री से ये बन गई, और ये वाली रियलाइजेशन टू बैंक से सेकंड एंट्री बन गई। क्लियर है? और तीसरी एंट्री बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होने की जगह भाई वर्कमैन का आपके पास कितना रुपए पड़ा था? सर वर्कमैन का हमारे पास 60,000 रुपये पड़ा था क्रेडिट में, 60,000 रुपये पड़ा था सर, किसमें? क्रेडिट में, क्रेडिट बैलेंस था। तो अभी तक आपने उसको कितने से डेबिट किया है? सर 35,000 से आपने उसको अभी तक क्या कर लिया है?
डेबिट कर लिया है सर, ठीक बात है। तो सर अभी भी उसको कितने से डेबिट करना बचा है? 25,000 से। तो सर उसको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो, 25,000 रुपये ये डाल दो। मतलब रियलाइजेशन में आप ये दिखा दिए ना सर। अब आप क्या करो, जो बचा हुआ बैलेंस है, जितने का क्लेम नहीं हुआ है, जो ज़्यादा पैसा बच गया है, उस 25,000 को आप बांट दो शिव और मोहन, मदन क्या नाम था? मोहन। तो शिव और मोहन के में बांट दो 25,000 को, बचे हुए 25,000 को 15,000 और 10,000 रुपये। देखो तो भाई बुक में क्या किया, पहला वाला मेथड से किया था या ये दूसरे वाले मेथड से किया है? आंसर देखो तो। पहले वाले मेथड से किया है सर। ठीक है, मतलब बुक वाले ने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन आपको क्या ये दूसरा मेथड समझ में आया? हाइब्रिड मेथड है कि आधा जितना लायबिलिटी उतना ट्रांसफ़र कर देने का, बाकी पैसा पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो। हाँ हाँ ठीक, ठीक है चलो। पर चोचला कर दिया। हाँ मतलब मैं आपको बता दिया कि इफेक्ट क्या हो रहा है। देखो चोचला है, लेकिन समझो बात को कि डिसोल्यूशन में ये हो क्या रहा है, कारण और लॉजिक समझ में आ रहा है ना। अभी तुम लोग को आज की क्लास का पर्पस यही है कि तुमको लॉजिक समझ में आना चाहिए आज की क्लास से। मेरा टारगेट यही है कि तुमको आज की क्लास से लॉजिक समझ में आना चाहिए, और ये लॉजिक आपको वापस मिल भी जाएगा वीडियो में। चलो आगे देखो बेटा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 60,000 का था और लाइबिलिटी आ गई 75,000 की। अरे बाबा, अब तो खर्चा ज़्यादा हो गया, अब तो कोई पैसा बचा नहीं, अब तो कैसे भेजोगे? अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ेगा, जितना वर्कमैन का रिजर्व पड़ा है पूरे को भेज दो। और टू बैंक करके कितने का आ गया पैसा? 75,000 की लाइबिलिटी आ गई, यही दिया ना? हाँ, 60,000 का रिजर्व, 75 की लाइबिलिटी, क्लियर है? और 75,000 रुपए की लाइबिलिटी में एक सेकेंड, $75,000 की लाइबिलिटीज में 60,000 रुपए गुल्लक का पड़ा था। 60,000 रुपए गुल्लक का पड़ा था। कितने का लॉस आ गया प्यारे बच्चे बताओ? 15,000 का सर लॉस आ गया। इसको डेफिसिट बोल दूंगा, ट्रांसफर टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। 3:2 मतलब कि 10,000 और 5,000 गलत बटा है क्या? गलत सॉरी 9,000 और 6,000। हाँ 9,000 और 6,000। ठीक है, तो हो गया भाई। हाँ, तो ये हो गया भाई, हमारी क्या एंट्री बन जाएगी इस चीज़ की? इसकी एंट्री बन जाएगी ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ये तीसरी एंट्री बन गई लॉस की, ये वाले की। ए कैपिटल डेबिट 9,000, बी कैपिटल डेबिट 6,000 टू रियलाइजेशन 15,000, बीइंग द लॉस ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी इस ट्रांसफर टू, जो भी नाम था, शिव और मोहन था, तो हम ए और बी लिख दिए हैं, समझ जाइए। ए रिफर्स फॉर शिव जी, तो यहाँ हम शिव जी लिख देते हैं, एंड बी रिफर्स फॉर मोहन, टू पार्टनर्स इन 3:2। ये हमारा नरेशन बन जाता। और इसकी एंट्री क्या बन जाती? पहली एंट्री क्या बन जाती? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000, और सेकेंड एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो ये ऐसे बनता बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4 की जनरल एंट्रीज। उसका लॉजिक हमको रियलाइजेशन से ही सोचना पड़ता, वो आप लोग बना लेते। अब मैं आप लोगों को वापस से बता रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन नंबर 9,
ये CBSE 2019 का मॉडिफाइड क्वेश्चन है, आप सभी भी बनाना शुरू कीजिए अपने बुक्स में। Adhiraj and Karan were the partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018 द फर्म डिसॉल्व हो गई और ट्रांसफ़र कर रही है अपने सारे एसेट्स को कैश इन हैंड को छोड़ करके और बैंक बैलेंस को छोड़ करके और आउटसाइडर लायबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट, सारी लायबिलिटीज़ को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ के बाकी सब ट्रांसफ़र कर रही है। और आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, क्या क्या, कि फर्नीचर जो है जिसकी बुक वैल्यू 70,000 थी वो बिका 68,000 में है, बाय ऑक्शनरिंग कमीशन वॉज 2,000 रुपये। मतलब कि ऑक्शनर का कमीशन कितने था, 2,000 रुपये का था, और आपने बेचा कितने में, 68,000 रुपीज़ में बेचा है, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 70,000 थी। बेटा 70,000 के लॉस को आपने पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि ऊपर की लाइन पढ़ो, इंग्लिश में क्या बोला है, यही बोला है कि आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। मतलब पहले ही ट्रांसफ़र हो चुका है, पहले ही ट्रांसफ़र हो चुका है, पहले ही ट्रांसफ़र हो चुका है। क्लियर है? अब एसेट्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं, लायबिलिटीज ट्रांसफ़र हो चुकी है, उनका पेमेंट कर रहे हैं। अब फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 70,000 थी वो बिकी कितने में, 68,000 में, और ऑक्शनल कमीशन हम लोगों को लगा कितने का, 2,000 रुपये का। बताओ क्या जर्नल एंट्रीज बनाओगे? ठीक है, मैंने जो सोचा था वो सही आंसर है, मैंने चेक कर लिया, आप लोगों का आंसर दिख तो गया होगा अब। और अमाउंट पे मैं अपना दिमाग लगा रहा था कि क्या किया होगा, और मैं जो सोचा वो तो किया है। हाँ हाँ, 66 की ओर है, समझ में आ रहा है। देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपका सामान बेचवाऊंगा और बेचवाने का खर्चा लूंगा। 3,000 रुपए जो है वो अधिराज की लोन पहुंच जाएगा। क्या 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 3,000 रुपए है वो अधिराज की लोन पहुंच जाएगा क्या? लोन कहाँ से आ गया और 3,000 कहाँ से आ गया? 35,000 नहीं, हम अभी पहली एंट्री देख रहे हैं बेटा, पहली एंट्री, लोन वाली नहीं देख रहे हैं, फर्नीचर वाली देख रहे हैं। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 70,000 थी, जो कि मार्केट में बेच दिया गया है 68,000 में बाय ऑक्शन, और वो ऑक्शन का 2,000 रुपये का कमीशन हमसे ही तो लिया है। तो कुल मिला करके हमारा सामान बेचने के बाद हमें कितना पैसा मिल रहा है, 66,000। तो हमारी, हाँ 4,000 का लॉस, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू फर्नीचर नहीं, क्योंकि फर्नीचर तो ऑलरेडी क्या कर दिया गया, देखो क्या लिखा है, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, एसेट्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं। हाँ, इसीलिए हम फर्नीचर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसे ही बेटा अधिराज लोन को भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं भाई, रियलाइजेशन में। बुक वाला हो सकता है कि नहीं ट्रांसफ़र कर रहा होगा, लेकिन हम कर लेते हैं। तो भाई अधिराज लोन पहले ही क्या हो चुका है, डेबिट हो चुका है। अधिराज लोन एक लायबिलिटी है, उसके पास क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सर उसको जब ट्रांसफ़र किए होंगे तो उसको अधिराज लोन को डेबिट कर चुके होंगे और टू रियलाइजेशन कर चुके होंगे, तो अधिराज लोन टू रियलाइजेशन, तो क्रेडिट में सर पड़ा हुआ है रियलाइजेशन। तो आज जब हम सर उसका पैसा देंगे तो किसको डेबिट करेंगे, सर रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, ना कि अधिराज लोन को, वो तो पहले ही डेबिट हो चुका था ट्रांसफ़र एंट्री में। तो सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमारे जेब से पैसा जा रहा है, तो जनरल एंट्री क्या बन गई प्यारे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अधिराज लोन पेड 35,000। अगर यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे ये चाहता, ये देखो, अगर यहाँ पे ये चाहता तो ये यहाँ पे क्या लिख सकता था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही लोन को ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में,
और मैं आपको बताया था ना, बुक वाला क्या करेगा, लोन को अलग से सेपरेट दिखाएगा। तुमको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, तुम एक ही अकाउंट में दिखाओ। तुम क्यों अपना एक अकाउंट बढ़ाओगे? तुम्हारा आंसर उसका कैश बैलेंस, अंत में क्या है, कैश बैलेंस टैली होना चाहिए, फाइनल सेटलमेंट वो टैली हो जाएगा। तुम करो, कहाँ दिखाओ इसको, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, फिर वहां से पेमेंट करना। बात एक ही है ना, इधर लायबिलिटी बन के उधर क्रेडिट होता, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के, और इधर टू बैंक करके रियलाइजेशन में डेबिट साइड में होता। 35 नेट इफेक्ट रियलाइजेशन में कोई पड़ता क्या? नहीं पड़ता, और पेमेंट भी हो जाता। और इसका इफेक्ट बैंक अकाउंट का बैलेंस तो कम होता ही ना, जब बैंक का लेजर बनाते तो बैंक के लेजर, अरे दे भाई, ये देखो ये देखो ये देखो, तुम देखो, जब तुम बैंक अकाउंट बनाते तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखते? बाय अधिराज लोन लिखते। अगर लोन अकाउंट लिखते तो लिखते ना, बोलो हाँ ना तो बोलो। यस सर। हाँ, तो अब क्या है, अब जब तुम अधिराज लोन नहीं लिख रहे हो, उसकी जगह क्या लिख रहे हो? अब ब्रैकेट में लिख रहे हो अधिराज लोन। तो भी तो तुम्हारा कैश और बैंक बैलेंस क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? तो टैली होता कि नहीं होता? एंट्री के चेंज हो जाने से, रियलाइजेशन में भेज देने से क्या कैश और बैंक बैलेंस के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ा क्या? अधिराज लोन ऑफ 35,000 वॉज पेड। तो भाई अधिराज लोन हम 35,000 का दे दिया, एंट्री हो गई। आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000 करंट टुक 50% ऑफ स्टॉक एट 20% डिस्काउंट while the remaining stock were sold at a profit of 30% on cost। अरे भाई ये भाई ये भाई, ना प्रॉफिट से मतलब है ना लॉस से मतलब है, कितने में बेचा उससे मतलब है। अपन को टेंशन नहीं लेने का, कहाँ कितने में क्या क्या हुआ है आराम से बताने का। करण ने आधा स्टॉक ले लिया, कितने का स्टॉक था? 80,000 का। आधा कितना होता है भाई? 40,000 का। 40,000 के स्टॉक को 20% डिस्काउंट में ले लिया, तो 40,000 का, हाँ 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 ठीक है, मैं भी समझा देता हूँ क्लास को। 40,000 का 20% होता है 8,000 रुपये। अब 8,000 का डिस्काउंट काटने के बाद स्टॉक का कीमत आया 32,000। तो 32,000 में कौन ले लिया है? हमारा हीरो। हीरो कौन था? करण। तो करण अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट मतलब करंट के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देने का? डेबिट कर देने का। और टू स्टॉक मत बोल देना, फंस जाओगे। स्टॉक को पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं, कहाँ? रियलाइजेशन में, फ्लाइट, रियलाइजेशन की फ्लाइट में भेज चुके हैं उसको उड़ा के। तो क्रेडिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को। गलती से यहां पे मत बोल देना, क्या मत बोल देना? स्टॉक मत बोल देना। ये एक तो इफेक्ट। दूसरा क्या बोला है? अब बचे हुए रिमेनिंग स्टॉक को 30% कॉस्ट के प्रॉफिट, मतलब 40,000 का 30% होता है 12,000 रुपए। तो 40,000 प्लस 12,000 रुपए इज इक्वल टू 52,000 रुपीज। तो बेटा 52 में बेच दिए। तो एक काम ऐसा करो, यहीं पे बैंक अकाउंट भी लिख दो। कहाँ दोबारा लिखोगे रे? बैंक अकाउंट डेबिट। और कितने के प्रॉफिट बेच दिए थे? 12,000 के। तो कितना हो गया था? 52,000 हो गया था ना, 52,000। तो हो गया ये 84,000 रुपीज। समझ आया क्या? भैया प्रॉफिट क्यों दिखेंगे जबकि हम लोग रियलाइजेशन में ना प्रॉफिट दिखाते ना लॉस? प्रॉफिट कहाँ दिखा रहा हूँ भाई? कितने में बेचा लिख रहा हूँ मैं, तो बेचने की कीमत नहीं लिखूंगा क्या? बैंक अकाउंट लिखा हूँ मैं, तो मैं 40 में थोड़ी बेचा हूँ, मैं तो 52,000 में बेचा हूँ ना, 30% के प्रॉफिट में बेचा हूँ। तो मुझे रुपया पैसा मनी कितना आया? कितना आया? 84,000। हाँ नहीं, 84 नहीं आया मेरे भाई, 52,000 आया। बैंक अकाउंट डेबिट 52,000 से 52,000 आया। और करंट कैपिटल, बेटा अभी मीटिंग कट जाएगी ना, तो वापस ज्वाइन मत करना, आज की क्लास यहीं रोकेंगे। मेरे पास कितना आया? 52,000 आया। और करंट कैपिटल को मैं डेबिट 32 से किया, टोटल कितना हो गया? रियलाइजेशन 84,000 से क्रेडिट हो गया। तुम अलग अलग बना लो, कंबाइन में ना समझ में आया तो करंट कैपिटल टू रियलाइजेशन 32 और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 52। इफेक्ट यही पड़ता। और बैंक डेबिट क्यों हुआ? तो मेरे भाई 40,000 का सामान को 52,000 रुपए में बेचा है, तो जितने में बेचा है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं अलग से। क्योंकि अगर इसको तू रियलाइजेशन में देखेगा तो तूने स्टॉक को रियलाइजेशन अकाउंट के
ऑलरेडी डेबिट साइड में टू स्टॉक करके कितने का भेजा है, मान ले 40 का ही भेजा है, मान ले 50% की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तूने बाय बैंक करके सेल कितने का दिखा दिया, 52,000 का।